जय हिंद दोस्तों। आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वागत है आपका कल्पाक्ष के डेली करंट अफेयर सेशन में, जहां हम बात करने वाले हैं 27 जून 2025 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में, कुछ क्वेश्चंस के बारे में जो महत्वपूर्ण होने वाले हैं अपकमिंग एग्जाम जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और रेलवे की परीक्षा के लिए। शुरुआत करते हैं आज के दिन के एक बड़ी ही खूबसूरत लाइनों से, जो कहती है कि उड़ा देती है नींदें घर की कुछ जिम्मेदारियां, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। शायद इस बात से आप भी रिलेट करते होंगे, आपको भी जिम्मेदारी ने ही आपकी नींद को उड़ाया होगा। चलिए बिना देरी किए आज के करंट अफेयर की चर्चा करते हैं। आज है 27 जून 2025। 27 जून को वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन के साथ में भारत में वर्ल्ड एमएसएमई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु सूक्ष्म लघु एवं जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। 2025 का ये जो दिन है, इसकी थीम रखी गई है ड्राइविंग ग्रोथ, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। विकास को गति देना, नवाचार को बढ़ावा देना और मजबूत भविष्य का निर्माण करना, इसी के साथ ये डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यहां से कुछ सवाल बनता है, उन क्वेश्चंस के डायमेंशंस को समझा जाए तो एक सवाल आता है, व्हेन वाज the June 27 designated as Micro, Small and Medium Size Enterprises Day by United Nations General Assembly। 27 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा माइक्रो, छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यम दिवस के रूप में कब नामित किया गया, कौन सा वो साल था? इसका करेक्ट आंसर है ईयर 2017। 2017 से क्या किया गया, इसको एमएसएमई डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ईयर काफी महत्वपूर्ण है, यहां से सवाल बनने की संभावना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। According to United Nations, what % of global businesses to MSMEs account for? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एमएसएमई वैश्विक व्यवसाय में कितना अपनी हिस्सेदारी रखता है? विश्व का लगभग 90% व्यापार जो है वो एमएसएमई पर डिपेंडेंट है, मतलब मध्यम जो उद्योग है उन्हीं पर डिपेंडेंट है। बड़ी इंडस्ट्रीज काफी कम है, उनका शेयर काफी कम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 90%। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब विश्व में 90% व्यापार जो है वो एमएसएमई ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन आया, which shipyard built the first fast petrol vessel FPV अदम्य for the Indian Coast Guard? अदम्य नामक पहला फास्ट पेट्रोल वेसल जो है भारतीय तटरक्षक बल के लिए किस शिपयार्ड ने बनाया है? इसको बनाया गया गोवा शिपयार्ड द्वारा। ये न्यूज क्यों है? क्योंकि पीआईबी में कल एक खबर आया, ठीक है, कि अदम्य जो पेट्रोल वीजल है, फास्ट पेट्रोल वेसल है, उसको गोवा शिपयार्ड कंपनी जो है उसके द्वारा बनाया गया, जो इंडियन कोस्ट गार्ड में इंडक्ट किया गया ऑन 26 जून 2025। अब ये क्या है? तो बेसिकली ये इंटीग्रेटेड ब्रीज सिस्टम पर बेस्ड, इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम और ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम पर बेस्ड एक आधुनिक आपका क्या है, वेसल है। जो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपने कई बार नाम सुना होगा। जो भी किसी देश की सीमा होती है, उस सीमा से ऊपर का लगा हुआ लगभग 200 नॉटिकल माइल का जो हिस्सा होता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, जिसका निगरानी करने का काम भारत में इंडियन कोस्ट गार्ड के पास है। तो उसको सिक्योर करने के लिए ये किया गया है। नाम इसका क्या रखा गया है? अदम्य रखा गया है, ठीक है। तो ये क्या है? ईपीजेड जो इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई। तो इसको किसमें, अदम्य को कहां लॉन्च किया गया? तो गोवा शिपयार्ड कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है और इंडियन कोस्ट गार्ड में से इंट्रोड्यूस किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी प्रोपल्शन सिस्टम यूज्ड इन द अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल? अदम्य फास्ट पेट्रोल वेसल जो है उसमें प्राथमिक रूप से यूज किया जाने वाला सिस्टम जो क्या है वो क्या है? तो बेसिकली वो कंट्रोलेबल पिच प्रोपल्पर जो होता है उसके सिस्टम पर बेस्ड एक क्या है, सिस्टम है, जो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा एक सवाल है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आता है बी। कोई सवाल अगर आपसे इनसे जुड़े हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर द प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत सरकार ने किस वर्ष में शुरू किया था? तो इसको शुरू किया गया था ईयर 1992 में। वह तब से भारत में क्या चल रहा है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है वो चल रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। अगर देखा जाए इस प्रोजेक्ट के बारे में, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि वर्तमान में जो यूनियन मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने प्रोजेक्ट एलिफेंट से जुड़ी 21वीं स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग जो है उसको देहरादून में चेयर किया और वहीं से ये क्या आया, न्यूज में आया।
और क्योंकि जनरली क्या होता है, जब भी करंट अफेयर से सवाल कोई जुड़ा आता है, जरूरी नहीं वो कोई अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ है या फिर कोई नए डेटा से जुड़ा हुआ है। ये होता है कि अगर किसी कारणवश कोई ट्रेंड न्यूज में आ जाता है तो वहां से भी सवाल बनता है, वहां से सवाल बैंकिंग में बनता है, वहां से सवाल एसएससी, एमपीपीएससी और यहां तक कि यूपीएससी में भी जो एमसीक्यू बनते हैं वो इसी तरह से बेस्ड होता है। तो बेसिकली स्टैटिक जीके, परंतु न्यूज में होने के कारण यहां से क्या बनने की संभावना है, जो एक सवाल है वो बनने की संभावना है। ये मीटिंग कहां पर हुई थी, तो इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी जो है वहां पर हुई थी। और इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी कहां पर सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है देहरादून में। और यहाँ पर अलग अलग लोगों ने मिलकर किस तरह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे खत्म किया जाए, एलिफेंट के प्रोटेक्शन को किस तरह से बढ़ावा मिले, उसके लिए काम किया गया। चलिए इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। हाउ मेनी एलिफेंट रिजर्व हैड बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट एज ऑफ 2025? 2025 तक प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत भारत में कितने हाथी रिजर्व जो है वो स्थापित किए जा चुके हैं? सो नंबर ऑफ रिजर्व्स के बारे में बात करें तो वो है 33। सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अगर स्टेट वाइज इसको देखा जाए कि कौन से स्टेट में कितने एलिफेंट रिजर्व्स है, तो आसाम में 5, तमिलनाडु में 5, केरल में 4, उड़ीसा में 3, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नागालैंड में 2-2, कर्नाटक में 2 है। इसके अलावा झारखंड, आपका मेघालय और आंध्र प्रदेश में एक एक जो रिजर्व है आपका एलिफेंट रिजर्व वो स्टैब्लिश किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन न्यूज में है, बेसिकली न्यूज है पूरी की पूरी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आईबीपीएस को अप्रूवल दे दिया है। मींस आईबीपीएस अब जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा उस एग्जाम में आधार का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जो है वो कंपल्शन होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन जो गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया, उसके साथ ये कहा है कि आधार ऑथेंटिकेशन यूजिंग यस और नो, एक केवाईसी जो ऑथेंटिकेशन है वो रिक्वायर्ड और उसके लिए आईबीपीएस को अथॉराइज कर दिया है। मींस वो आपका डेटा जो है वो डेटा एक्सेस कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द कपटगुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? कपटगुड्डा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? वर्तमान में न्यूज में, क्योंकि भारत सरकार ने इससे आसपास जुड़ा जितना भी एरिया है उसे इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। इस कारण से न्यूज में जिसकी मांग काफी लंबे समय से चल रही थी, तो ये स्थित है कर्नाटका में। ठीक है, कपटगुड्डा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है कहां पर स्थित है? कर्नाटका में सिचुएटेड है। तो बी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए तो ये खबर भी पीआईबी से निकाली गई। ठीक है, जिसके आधार पर अगर बात की जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, जो ये पूरा के पूरा कपटगुड्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसके आसपास के एरिया को इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर कर दिया। कपटगुड्डा जो आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कर्नाटक की गडग डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पर सिचुएटेड है, गडग डिस्ट्रिक्ट में, और लगभग 244 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में क्या है, फैली हुई है। इससे संबंधित एक और सवाल अगर देखा जाए कि कपटगुड्डा वन्य अभ्यारण्य को कर्नाटक में आधिकारिक रूप से कब स्थापित किया गया था, तो इट एस्टैब्लिश इन द ईयर ऑफ 1999। 1999 में इसकी क्या की गई, इसकी शुरुआत की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच नेशनल लैक क्लार्क नेशंस लैक क्लार्क नेशनल पार्क एंड प्रिजर्व एनकोम्पास द एलिमा वोल्केनो? एलियामा ज्वालामुखी कौन से देश का लेक क्लार्क नेशनल पार्क को प्रिजर्व घेरता है? वर्तमान में न्यूज में है क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने ये बात सैटेलाइट इमेज के द्वारा निकाली है कि ये जो एलियामा ज्वालामुखी है, एलियामा वोल्केनो है, ये एरप्ट होने वाला है। इट्स ऑन द बैंक। ठीक है, ये सिचुएटेड है यूनाइटेड स्टेट में। इसी कारण से ये क्या बनता है, न्यूज में बनता है। सो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो बी है। इसके बारे में डिटेल समझा जाए तो अभी वर्तमान में रेडी टू रंबल मींस कभी भी ये क्या हो सकता है, फट सकता है। लोकेटेड है साउथ वेस्ट अलास्का में जो यूनाइटेड स्टेट में सिचुएटेड है। इसको घेरता है कौन सा, तो चिंगविन माउंटेन्स जो है विद इन द लेक क्लार्क नेशनल पार्क, और आपका प्रिजर्व्स जो है वहां पर ये पूरा स्टेट है सिचुएटेड। इस तरह के क्वेश्चन हमने कई एग्जामिनेशन में देखे, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण एक डेटा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which was the original name of तानसेन, the famous musician in the court of अकबर? तानसेन जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे, उनका मूल नाम क्या था? यह सवाल ऐसे तो हिस्ट्री से जुड़ा है, वर्तमान में न्यूज में है क्योंकि इनसे जुड़ा एक केस जो है वो पहुंच गया मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।
तानसेन जो वैसे इस्लामिक राजा के दरबार में थे, ये ओरिजिनली अगर इनके बारे में बात की जाए तो एक हिंदू व्यक्ति और इनका नाम था रामतनु पांडे। अब इनका बेसिकली मुस्लिम बाद में मुस्लिम राजाओं के यहाँ रहे, तो इनकी जब डेथ होने के बाद इनको दफनाया गया, और इनका जहां इनको दफनाया गया वहां पर दोस्त मोहम्मद खां का भी मकबरा है। इशू ये निकल कर आया कि कुछ लोगों का मानना था कि वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तानसेन का जो समाधि स्थल है वहां पर, जिसको मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और इसी कारण से ये पूरा के पूरा जो है ये न्यूज में आया। तानसेन के बारे में बात की जाए तो पहले दौलत खां जो सन ऑफ शेरशाह सूरी था उसके यहाँ काम करते थे। उसके बाद में वो रामचंद्र जो किंग रामचंद्र बांधवगढ़ है उनके यहाँ थे, और इसके बाद में वो एम्परर अकबर जो है उनके दरबार में चले गए, और उनके 9 रत्नों में से एक रत्न के रूप में जाने जाते थे। ये वो न्यूज थी जो आज के लिए इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर बड़े शॉर्ट्स रखे हैं, रीजन ये है कि बहुत ज्यादा डेटा देने का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए से सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट बनाने की कोशिश की। सेशन को लेकर आपके कुछ सुझाव या आपकी जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, यही हमारे लिए आगे एक मोटिवेशन का हिस्सा बनेगा। कल एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन ऑफ डे के नाम पे दिया था, सवाल पूछा गया था कि which ISRO mission launched on January 29, 2025 marked the organization of 100 successful launch from the Sriharikota carrying NVS-02 navigation satellite। कौन सा इसरो मिशन जो जनवरी को लॉन्च किया गया, हरिकोटा से 100वां सफल लॉन्च चिन्हित किया गया जिससे NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट शामिल था। ये कौन से व्हीकल से गया था? इट यूजेस GSLV F-15। किस व्हीकल को यूज किया गया? F-15, जो कहां से है? GSLV का जियो सिंक्रोनाइज जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है उससे बिलोंग करता है। चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ डे कहता है which famous temple known as for intricate carving and chariot shaped structure is an example of Kaling architecture। कौन सा प्रसिद्ध मंदिर जो अपनी जटिल नक्काशी, रथ के आकार की संरचना के लिए जाना जाता है और कलिंग वास्तुकला का एक उदाहरण है? बृहदेश्वर टेम्पल, खजुराहो टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल एंड मीनाक्षी टेम्पल। विच इज द करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और अगर आपसे कोई सवाल है तो भी उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे।